नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज आपको दो सहेलियों के प्रेम और समर्पण की कहानी सुना रही हूँ। एक छोटा सा गांव था। उसमें दो सहेलियां रहती थी। एक का नाम था हेमा और दूसरे का नाम था ऋचा। दोनों अभिन्न सहेलियां थीं और दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी। एक का नाम था हेमा और दूसरी का नाम था ऋचा। हेमा के पिता कृषि कार्य करते थे और थोड़ी बहुत पंडिताई भी उनकी चल जाती थी। पूरे गांव में वो इकलौते पंडित थे। कभी कभी आसपास के गांव से भी उनका बुलावा आ जाता था। इस तरह से ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। ऋचा के पिता एक धनी सेठ थे। उनका कपड़ों का बहुत बड़ा व्यवसाय था। आसपास के 10 गांवों में उनकी इकलौती दुकान थी और उनकी दुकान भी खूब चलती थी। वे धनी व्यक्ति थे किंतु बड़े ही सरल हृदय के थे। उनके 3-4 बच्चे थे। उनका एक मुनीम था। मुनीम का नाम था रामाधीन। उनका लड़का था दीनू। इस तरह ऋचा, दीनू और हेमा तीनों आपस में खूब मिलकर खेलते और उधम मचाते थे। तीनों इकट्ठे स्कूल जाते थे। वे झोला लेकर जाते और जब छुट्टी होती तो झोला एक तरफ फेंक देते और पिछवाड़े बने आम के बगीचे में जाकर खूब खेला करते थे। अगर रात न होती तो वे तीनों अपने घर न जाते। इस तरह से उनकी दोस्ती बहुत ही मशहूर होने लगी। अब तीनों इकट्ठे बड़े होने लगे। जब तीनों इकट्ठे बड़े होने लगे तो आसपास के लोगों ने कानाफूसी प्रारंभ कर दी कि तीनों जवान हो रहे हैं और तीनों एक साथ रहते हैं। यह सामाजिक मर्यादा के हिसाब से ठीक नहीं है। अब दीनू को मना किया जाने लगा कि तुम दोनों लड़कियों से बात मत किया करो। यह बात सेठ जी के कानों में पहुंची। उन्होंने भी सोचना प्रारंभ कर दिया कि अपनी लड़की की शादी कहीं कर दी जाए। उन्होंने हेमा के पिता को भी आगाह किया कि लड़की को अधिक से अधिक घर में रखो, उसे घर का कार्य सिखाओ और उसके लिए कोई लड़का देखो। जो थोड़ी बहुत कमी होगी मैं मदद कर दूंगा। सेठ जी ने अपनी लड़की के लिए रिश्ते ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसका रिश्ता कलकत्ते के एक धनी सेठ के यहाँ तय हो गया। उसका भी कपड़ों का बहुत बड़ा व्यवसाय था। वह शादी करके कलकत्ता चली गई और गड़िया हाट के एक बहुत बड़ी कोठी में रहने लगी। इधर ऋचा के जाने के बाद हेमा अकेली पड़ गई क्योंकि अब दीनू का आना जाना थोड़ा कम ही होता था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब उसकी शिक्षा खत्म हो गई तो वह पढ़ने के लिए बाहर चला गया। वह कभी बाहर से आता तो हेमा से मिलने जरूर आता। 1-2 बार हेमा की माँ ने दबी जुबान से कहा भी कि बेटा अब तुम ज्यादा मत आया करो। दीनू इस बात को समझता ही नहीं था। वो आके बैठ जाता था और कहता था काकी खाना नहीं खिलाओगी। पहले के भांति ही वह निश्चलता से रहता, गपशप करता और चला जाता। हेमा पर भी बंदिशें लगी थी। उसे दीनू से ज्यादा बात करने नहीं दिया जाता था। कभी कभी दीनू से इशारा करता और पिछवाड़े चला जाता। हेमा भी वहीं चली जाती और उसे बातें करने लगती। कई लोगों ने इस बात पर गौर भी किया। बात घर तक पहुंची। हेमा की माँ ने उसे डांटा और कहा कि तुम घर ही में रहा करो। पंडित जी भी बड़े क्रोधित हुए। बोले लड़की बहुत बेलगाम होती जा रही है, इसके लिए कहीं लड़का देखना होगा। अब हेमा के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। वे निर्धन तो थे ही, बहुत ज्यादा उनके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़का ढूंढना प्रारंभ कर दिया। दीनू के कानों में यह बात पड़ी। वह बेचैन हो उठा। वह अपनी बाल सखा को खोना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वह उसके साथ ही रहे, लेकिन सामाजिकता के ख्याल से यह असंगत था। इसीलिए वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह धीरे धीरे
ज्यादा गांव आने लगा किसी न किसी बहाने और हेमा से मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने लगा। वह हेमा से कहता था कि हेमा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें ब्याह करके ले जाऊंगा। हमारी बिरादरी भी एक ही है, इसलिए किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हेमा ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक गांव के होने पर हम लोगों की शादी नहीं हो सकती है। दीनू ने कहा कि देखो जमाना बदल गया है, अब कुछ भी हो सकता है। ऐसा करो, मेरी नौकरी जब लग जाए तो तुम मुझसे ब्याह कर लेना, तब तुम अपनी माँ से मेरे बारे में चर्चा करना। हेमा ने इस बात को ठान लिया। एक दिन पता चला कि दीनू की नौकरी लग गई है। उसने हेमा को इशारे से मिलने के लिए बुलाया। वे लोग नदी के किनारे टहलते हुए आपस में बातें करने लगे। दीनू ने कहा कि तुम अपनी माँ से कहो कि तुम्हारी शादी मुझसे कर दे। हेमा जानती थी कि यह संभव नहीं है, फिर भी उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करूंगी। रात में जब सब खा पी के सो गए तो अपनी माँ के बगल में चारपाई पर लेटी थी। उसने माँ से धीरे से अपनी बातें बताई। माँ सुनकर भड़क गई, बोली कि बहुत तुम बेहया होती जा रही हो, तुम्हें बताया था ना कि एक ही गांव में शादी नहीं हो सकती है। गांव वाले आपस में भाई बहन होते हैं, भले आपस में रिश्तेदारी न हो किंतु वे भाई बहन ही समझे जाते हैं। और सुबह होने पर पंडित जी को यह बात बताई। पंडित जी बहुत ही क्रोधित हो उठे और उन्हें खड़ा उठा के ऋचा हेमा की खूब अच्छी तरह पिटाई कर दी। हेमा बिफर उठी, उसका घर से निकलना बंद हो गया। उसका एक छोटा भाई था, उसने अपने छोटे भाई से दीनू के पास खबर भिजवाया कि वह मिलने नहीं आ सकती है। अब दीनू की नौकरी लग गई थी। वह चाहता था कि हेमा को जल्द से जल्द ब्याह करके अपने साथ कलकत्ता ले जाए। अब वह इसी फिराक में रहने लगा। एक दिन मकर संक्रांति थी। हेमा अपने छोटे भाई के साथ नहाने के लिए नदी तट पर गई। वहां मेला लगा था, तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। उसके भाई ने आग्रह किया कि दीदी मुझे खिलौने ले दो। हेमा ने देखा दूर पर दीनू खड़ा है, वह उसे इशारे कर रहा था। हेमा ने उसे इशारा करके आश्वस्त कर दिया कि मैं आ रही हूँ। इधर हेमा ने अपने छोटे भाई को कहा कि जा दौड़ के घर से पैसे ले आ, तब तुम्हें मैं बताशे और खिलौने खरीद दूंगी। छोटा भाई दौड़ा दौड़ा घर गया और माँ से पैसे मांगने लगा। इस बीच में हेमा और दीनू दोनों वहां से चले गए। वे जल्दी से बस पकड़कर स्टेशन पहुंचे और वहां ट्रेन पकड़कर वे कलकत्ता पहुंच गए। जब कलकत्ता पहुंच गए तो वे एक आर्य समाज मंदिर में गए और उन्होंने शादी कर ली और वे बेगम बाजार में एक छोटे से कमरे में रहने लगे। इधर हेमा का भाई जब लौट कर वहां आया तो देखा दीदी नहीं है। उसने घर जाकर सारी बात बताई। अब पंडित जी और पंडिताइन दोनों को समाज का डर सताने लगा। वे समझ गए कि वह अवश्य ही दीनू के साथ कहीं चली गई है। उन्होंने दीनू के घर में भी इस बाबत की जानकारी ली, वहां नहीं मिली। उन्होंने गांव में चुपके चुपके ढूंढा। फिर उन्होंने लोगों में यह अफवाह उड़ा दी कि वह पानी में गिरकर बह गई है और उन्होंने उसका क्रियाकर्म भी कर दिया। गांव के लोगों को विश्वास दिला दिया कि वह मर गई है। इस बात की जानकारी उड़ते उड़ते हेमा के पास पहुंची। वह बहुत ही दुखी हुई, वह रोने लगी। दीनू ने उसे सांत्वना दिया, कहा कि कोई बात नहीं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। वह दीनू के साथ रोज शाम को बाजार जाती थी और घर की जरूरतों की छोटी मोटी चीजें खरीदा करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी सहेली ऋचा मोटर गाड़ी से उतरी और कहीं जा रही थी मंदिर के तरफ। उसने
ऋचा को आवाज दिया। ऋचा उसे देखकर अवाक रह गई, बोली कि अरे तुम यहाँ। हेमा ने सारी बातें उसे कह सुनाई। ऋचा थोड़ी गंभीर हो गई, कहा कि बहन तुमने ये तो अच्छा नहीं किया, तुमने काका और काकी के नाम को कलंकित कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों ने शादी कर ली है, मेरा घर गड़ियाहाट में है, मैं तुम्हारे मकान को चलो देख लेती हूँ और बीच बीच में मोटर गाड़ी भेज दूंगी, तुम लोग उस पर चलकर आ जाना। इस तरह से हम आपस में मिलते जुलते रहेंगे। हेमा ने भी बहुत आग्रह नहीं किया क्योंकि उसका कमरा बहुत छोटा था और एक ही कमरा था। गृहस्थी के लायक उसके पास ज्यादा चीजें भी नहीं थी। वह चली गई। करीब एक हफ्ते बाद एक मोटर गाड़ी आई और दीनू तथा ऋचा का नाम, हेमा का नाम और दीनू का नाम लेकर उसे खोजते हुए उसके मकान तक जा पहुंची। हेमा ने दीनू से आज्ञा लेकर उसके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां वे रही, सारे दिन खाती पीती रही और शाम को दीनू आकर उसे ले गया। इस तरह से दोनों सहेलियां थोड़े थोड़े अंतराल पर आपस में मिलने लगी। यूं हेमा तो बहुत खुश रहती थी, किंतु उसे एक ही बात सालता था कि वह घर से भागकर शादी की है और उसके माता पिता ने उसका श्राद्ध भी कर दिया है। उसके माता पिता उसे अब कभी नहीं अपनाएंगे। इस बात को वह जानती थी कि उसके पिता बड़े ही कट्टर हैं। जो बात ठान लेते हैं वह उनके लिए पत्थर की लकीर होती है, उससे वे मुकर ही नहीं सकते हैं। इस बात की चर्चा गाहे बेगाहे वह ऋचा से भी किया करती थी। ऋचा उसे प्राय सांत्वना देती थी कि घबराओ नहीं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। एक बार ऋचा ने बताया कि उसके देवर की शादी तय हो गई है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है और गांव से काका और काकी को भी बुलाया गया है। हेमा यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने सोचा कि उसकी स्थिति तो बहुत ही साधारण है। वह अपने माता पिता के सामने ऐसी विपन्न अवस्था में जाएगी तो शायद उसे देखकर वे लोग मुंह फेर लें। उसने अपनी परेशानी ऋचा को बताई। ऋचा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े और गहने दूंगी। मेरे पास चंद्रहार का एक सेट है, वह मैं तुम्हें दूंगी। अगर कोई पूछे तो तुम कह देना कि यह सोने का सेट मेरा है। ऋचा ने उसे सोने का सेट दे दिया। वह लेकर घर चली गई। जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन पंडित और पंडिताइन गांव से आए। उनके सामने हेमा चली गई। हेमा को देखकर प्रारंभ में तो पंडित जी बुरी तरह बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि कलंकिनी, तूने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? किंतु पंडिताइन ने पंडित जी का पैर पकड़ लिया और कहा कि इसे माफ कर दीजिए, इतने सारे लोग हैं, कृपया तमाशा न कीजिए। पंडित जी खून का घूंट पीकर रह गए। अब हेमा फूट फूट कर रो पड़ी और अपने पिताजी के गले लग गई। अब पंडित जी बहुत देर तक अपने को रोक नहीं सके, वे भी मोम की तरह पिघलने लगे। उन्होंने बेटी के सुंदर वस्त्राभूषणों को देखा तो वे प्रसन्न हुए कि चलो मेरी बिटिया सुखपूर्वक रहती है। दीनू को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और अपने जेब से कुछ पैसे लाकर दिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुमसे अचानक इस तरह मुलाकात हो जाएगी। दीनू और हेमा दोनों ने बहुत आग्रह किया कि चलिए आप लोग मेरे घर चलकर थोड़े दिन बिताइए। पंडित जी बोले कि नहीं, बेटी के घर हम लोग खाली हाथ नहीं जाते हैं और लड़की के घर का पानी पीना भी तो हमारे लिए पाप के समान है। अगली बार जब हमारा नाती होगा तब हम लोग आएंगे, तब भेंट लेकर आएंगे और तब तुम्हारे घर में एक दिन रुक जाएंगे। अब हेमा और दीनू बहुत ही खुश हुए। बहु भात का कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हो गया। विदाई के समय पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और पंडित पंडिताइन दोनों वहां से चले गए। इधर हेमा को ऋचा ने अपने मोटर गाड़ी से घर भिजवा दिया।
हेमा बहुत ही खुश थे। वह बात बेबात चहक रही थी। दीनू को भी थोड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वह प्रायः चिंतित रहा करती थी। अब दीनू घर पहुंचा, रात हो गई थी, तो उसने हेमा से कहा कि अपने कपड़े बदल लो और अच्छी तरह से सो जाओ। किंतु हेमा पर नशा सवार था। उसने कहा कि नहीं, मैं आज ऋचा की तरह ही बढ़िया कपड़े पहन के पलंग पर सोऊंगी। और वह सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसने सोचा कि एक बार अपने को छोटे से दर्पण में निहार लूं कि मैं कैसी लग रही हूं। उसने जब दर्पण में अपना चेहरा देखा तो गले की तरफ निगाह जाते ही उसका कलेजा धक से रह गया। देखा चंद्रहार उसके गले में था ही नहीं। अब वह पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगी। चंद्रहार नहीं मिला। उसने जल्दी से दीनू को झिझोड़ कर उठाया और सारी बात बताई। दीनू ने भी सोचा कि यही कहीं होगा। बहुत कोशिश करने पर भी चंद्रहार नहीं मिला। अब हेमा बिल्कुल परेशान हो गई। उसने सोचा कि वह किस मुंह से ऋचा को बताएगी कि उसका सोने का चंद्रहार खो गया है। वह बहुत ही फूट फूट कर रोने लगी। दीनू ने उसे बहुत दिलासा दिया। फिर दोनों पति पत्नी ने आपस में विचार विमर्श किया कि किसी भी तरह पैसा इकट्ठा करके, ज्यादा काम करके वे चंद्रहार बनवा लेंगे और ऋचा को लौटा देंगे। अब दीनू अपने काम से लौटता तो किसी और दुकान में भी जाकर काम करने लगा ताकि अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा कर सके। इधर हेमा भी दूसरों के घर में खाना बनाने लगी और अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने लगी। इसी क्रम में वह कृषकाय भी हो गई। इस बीच में ऋचा ने कई बार अपनी मोटर गाड़ी हेमा को लाने के लिए भेजा, किंतु हेमा गई नहीं। उसने कुछ न कुछ बहाना बना दिया। करीब 2-2.5 साल बीत जाने पर एक दिन उन्होंने अपने जमा किए हुए पैसों को गिना तो पर्याप्त पैसे मिले। वे लोग एक सुनार की दुकान पर गए और उन्होंने चंद्रहार खरीदा। अब वे बहुत खुश थे कि ऋचा को जाकर चंद्रहार लौटा देंगे। वे एक दिन ऋचा के घर में पहुंचे और ऋचा को सारी बात बताई। ऋचा के तरफ चंद्रहार बढ़ा दिया। ऋचा ने कहा कि अरे, ये तुम क्या दे रही हो। सारी बातें सुनकर ऋचा को बहुत ही दुख हुआ था। वह जानती थी कि दोनों की स्थिति बहुत ही साधारण है। उन्होंने कितने मुश्किल से धन इकट्ठा किया होगा, यह सोचकर ऋचा का दिल भर आया। उसने तुरंत अपनी बुद्धि लगाई और कहा कि ये चंद्रहार तुम मुझे क्यों दे रही हो, तो सोने का है, और जो मैंने तुम्हें दिया था वो तो नकली था, पीतल का था, उस पर पॉलिश किया हुआ था। सो यह चंद्रहार तुम अपने पास ही रखो। वो तो नकली था, ज्यादा 300-400 रुपए का होगा। अब यह सुनकर हेमा और दीनू दोनों अवाक रह गए। वे दोनों विस्मय से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऋचा के मन में संतुष्टि थी कि चलो कम से कम इसी बहाने एक चंद्रहार हेमा के पास हो गया। कहिए, यह कहानी आपको कैसी लगी? दोनों सहेलियों के प्रेम की कहानी मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।